बहुत सिंपल सा है। देखिए हमने क्या किया है, ये हमारा स्क्रीन है जिस स्क्रीन में हमने दो स्लिट्स बना रखे हैं। ये स्लिट है S1, ये स्लिट है S2 और दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते थे, तो ये स्मॉल d है। अब इन दोनों स्लिट के पोजीशन पर यहाँ पर एक सोर्स हमने डाल दिया, ये हमने सोर्स डाल दिया। ये दोनों सोर्स कहते हैं कैसे हैं, कोहेरेंट है ना। अब इस स्लिट के जो स्क्रीन है इससे d डिस्टेंस पर हमने एक और ऐसे स्क्रीन बनाया है। समझो देखो क्या होगा। सबसे पहली बात, अगर मैं इस S1 S2 के ठीक बीचों बीच जो पॉइंट है इससे एक लाइन ड्रॉ करूं जो हमारे इस स्क्रीन को O पे जा कर के कट करता है, राइट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सेंट्रल मैक्सिमा ना, या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। हम उसको सेंट्रल मैक्सिमा भी बोलेंगे या ब्राइट फ्रिंज बोलेंगे। देखो क्या होता है, यहाँ से एक लाइट रे यहाँ से आया, एक लाइट रे यहाँ से आया, दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस 0 है, तो दोनों के बीच का फेस डिफरेंस भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब दोनों वेव यहाँ पर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे, तो इन दोनों का जो इंटेंसिटी है वो ऐड हो जाएगा और यहाँ पर एक ब्राइट फ्रिंज बन जाएगा। अब ब्राइट फ्रिंज का क्या मतलब है, मतलब फ्रिंज का बेसिकली क्या मतलब है ये समझ लीजिए आप। जैसे यहाँ पे ये जो स्क्रीन था उसको मैं थोड़ा ऐसे दिखाता हूँ। ये स्क्रीन है अपने पास, ये स्क्रीन है ना। इस O के करस्पॉन्डिंग देखो पॉइंट यहाँ पर है, AO है। तो आप ये देखेंगे कि अगर ये स्लिट और ये स्लिट दोनों लीनियर फॉर्म के हैं तो यहाँ पर एक ब्राइट है ना, ब्राइट जो है एक पट्टी बन जाएगी, उसके बाद बिल्कुल डार्क पट्टी बनेगी, उसके बाद फिर ब्राइट पट्टी बनेगी, फिर डार्क पट्टी बनेगी, और यही काम नीचे भी होगा। तो ये जितनी भी जो ब्राइट पट्टी है या जो डार्क पट्टी है उसी को हम लोग फ्रिंज बोल रहे हैं, है ना। तो ये ब्राइट फ्रिंज हो गया। आप देखो यहाँ पर इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सेंट्रल फ्रिंज कह रहे हैं, ठीक। अब मान लीजिए कि यहाँ से YN डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, और अगर इस पॉइंट के इस लोकेशन को मैं यहाँ से ऐसे मिला दूं तो ये एंगल हो जाता है मान लीजिए थीटा, राइट। अब अगर मैं S2 से या ध्यान देना, एक और काम करेंगे, ए इसको मिला दिया हमने, ए हमने इसको मिला दिया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि S1 से एक वेव जा रहा है पॉइंट P पर, S2 से भी एक वेव जा रहा है पॉइंट P पर, दोनों वहाँ पर इंटरफेयर करेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों वेव के बीच में जो फेस डिफरेंस आएगा उसके अनुसार यहाँ पर रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी आएगी। तो वो देखने के लिए चलिए हमने ये मान लिया कि ये हमारा जो है nth ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है, ऐसे nth ब्राइट फ्रिंज है। ध्यान दो जरा, यहाँ से तुमने डाला परपेंडिकुलर, याद होगा पीछे वाले क्लास में हमने बताया था कि ये जो S2M हुआ इन दोनों वेव के बीच का ये पाथ डिफरेंस हो गया। और अगर पाथ डिफरेंस समझना, पाथ डिफरेंस कितना हो जाता है, d sin थीटा के बराबर। अगर ये थीटा तो हम लोगों ने ये प्रूफ किया था कि ये भी थीटा होता है। तो अगर ये d sin थीटा लेम्डा के बराबर हो जाएगा तो ब्राइट फ्रिंज से आगे पहला, सेंट्रल फ्रिंज से आगे पहला ब्राइट फ्रिंज आएगा। n इक्वल टू, अगर मैं 2 इंटू लेम्डा के बराबर हो जाता है ये d sin थीटा, तो दूसरा ब्राइट फ्रिंज आएगा। अगर 3 इंटू लेम्डा के बराबर हो जाता है तो तीसरा ब्राइट फ्रिंज आएगा, और इस तरीके से फ्रिंजेस बनते चले जाएंगे। नीचे भी एग्जैक्टली वही काम होना है। तो मेरा ये nth ब्राइट फ्रिंज है, तो मैं आराम से लिखूँ n लेम्डा। तो n की वैल्यू क्या लेंगे आप, n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे ले सकते हैं। चूँकि ऊपर भी बन सकता है फ्रिंज, नीचे ही बन सकता है, तो इसको +-1 +-2 +-3 ऐसे हमने कर दिया। मतलब n हमारा क्या है,
एन हमारा इंटीजर है। अब कोई कहेगा कि सर ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसके लिए एन क्या लेना चाहिए। तो देखो हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि यहाँ से जो लाइट रे जा रहा है, यहाँ से जो लाइट रे जा रहा है, ये दोनों का लेंथ सेम है, तो पाथ डिफरेंस जीरो हो गया। पाथ डिफरेंस जीरो, जीरो कब होगा? जब एन की वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो एन इक्वल टू जीरो जो है ये कॉरस्पॉन्ड करता है सेंट्रल मैक्सिमा को, है ना, ये सेंट्रल मैक्सिमा को हमें बताता है। और nth मैक्सिमा के लिए हमारे पास ये फार्मूला बन गया ना, nth मैक्सिमा के लिए। और कहाँ से काउंट कर रहा हूँ मैं? इसको जीरो मान रहा हूँ, यहाँ से पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे नीचे भी ऐसे ही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे कुछ करके हमारा फ्रिंज बन रहा है। अब सवाल ये है कि आपने तो सर यहाँ पे yn लिखा है, yn का जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पर। हमने ये फार्मूला तो लिखा, ये बहुत अच्छा है। अब इसी की मदद से हम लोग yn निकाले जाएंगे, वो देखना कैसे। देखो हम जो एजम्पशन लेके चले थे उसमें ये था कि स्मॉल डी कैपिटल डी से बहुत छोटा है, और उस केस में ये जो थीटा होगा वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। और जब थीटा बहुत छोटा हो गया तो आपने ये भी पढ़ा है कि साइन थीटा बेसिकली थीटा के बराबर या कहिए टैन थीटा के बराबर हो जाएगा। ये तीनों चीज़ है ना हमारे लिए वैलिड हो जाएंगे। अब समझो जरा यहाँ पर, तो भैया तुम्हारा जो डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा था, तुमने साइन थीटा को अब टैन थीटा में कन्वर्ट कर दिया। अगर अजम्पशंस जो हमने माने थे कि स्मॉल डी इज मच लेस देन कैपिटल डी, वो अगर नहीं होता तो मैं ऐसा नहीं लिख पाता। तो याद रखिए कि हमने अपने क्वेश्चन करते समय जो अजम्पशंस हैं उसको दिमाग में रखना है, अदरवाइज कई बार क्वेश्चन आता हुआ भी आपसे नहीं हो पाएगा। अच्छा, टैन थीटा कैसे लिखोगे आप? जरा देखो तो, ये ट्रायंगल तो बन ही रहा है, इस थीटा के सामने वाला देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेटा बेस हो गया। तो टैन थीटा के लिए तो हम लोग जानते ही हैं, ये हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू एन लेमडा।